हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी मन्नत एक अधूरी ख्वाहिश भाग 45 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। शेखावत मेंशन का गेट खुला ही था कि मन्नत का कदम अचानक रुक गया। कियारा उसके सामने आकर खड़ी थी, चेहरे पर वही पुरानी ताना मारने वाली मुस्कान। मन्नत की भवें हल्की उठी, फिर सीधी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मेरे रास्ते से हटो कियारा। कियारा ने कंधे उचकाए। रास्ते में तो तुम आई हो मन्नू, मैं नहीं। तो कायदे से हटना तुम्हें चाहिए। उसके शब्द मन्नत के दिल में सीधा वार कर रहे थे। वह उसके शब्दों का मतलब खूब समझती थी। फिर भी मन्नत ने अपनी आवाज़ को काबू में रखा। उसने कोई झगड़ा नहीं किया, बस बगल से निकलने लगी। लेकिन कियारा की आवाज़ फिर उसके पीछे से चुभी, अपने सच से कब तक भागोगी? भागने से सच नहीं बदलता मन्नू। वेद की कितनी भी गलती हो तुम उन्हें माफ़ कर देती हो, लेकिन अपने मॉम डैड, भाई और अपने घर की एक गलती भी तुम्हें माफ़ नहीं होती। सच में तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना कि तुम्हारी वजह से मॉम डैड कितने दुखी हैं, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है। मन्नत के कदम अचानक रुक गए। उसने पल भर के लिए अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली, फिर धीरे से मुड़ी और कियारा की ओर देखा। उसकी आंखों में इस बार कोई दर्द नहीं था, सिर्फ एटीट्यूड थी। ओह गॉड कियारा, सच में तुम थकती नहीं हो इतनी ओवर एक्टिंग करने में? कियारा की मुस्कान हल्की सी कांपी, लेकिन मन्नत रुकी नहीं। लेकिन मैं सच में थक जाती हूँ कियारा, तुम्हारी यह फेक ड्रामा से। सो प्लीज़, अगर तुम्हें आज भी वही सब करना है तो अंदर जाकर शौक से करो, यहाँ बाहर हवा खराब मत करो। कियारा का चेहरा सुर्ख पड़ गया, उसकी आंखें फैल गई। वह इतने बेधड़क जवाब की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रही थी। मन्नत ने आज तक उसे कभी ऐसा जवाब नहीं दिया था। कियारा हंसी, एक ऐसी हंसी जिनमें जलन भी था और जहर भी। सही कहा मन्नू, नहीं थकती मैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम नहीं थकती, बार बार मुझसे मेरे वेद को छीनने की कोशिश में। जैसे तुम नहीं थकती खुद को 1000 बार बेइज्जत कराने में। वेद ने तुम्हें हजारों बार इग्नोर किया, तुम्हें धक्का दिया, तुम्हें बार बार तुम्हारे चेहरे के सामने ना करते रहे, लेकिन तुम कहाँ थकती थी, उन्हें मुझसे छीनने में लगी रही। और देखो ना, आखिर तुमने अपना रंग दिखा ही दिया, साबित कर ही दिया कि तुम कभी अच्छी बहन नहीं बन सकी। अपनी ही बहन के मंगेतर के साथ वेद के फार्म हाउस में उनके बिस्तर पर उसके घिनौने शब्द अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि मन्नत का हाथ हवा चीरते हुए आया और कियारा के गाल पर सीधा पड़ा। थप्पड़ इतना तेज थी कि कियारा लड़खड़ा गई। उसका पूरा गाल लाल हो चुका था। वह गुस्से से मन्नत को घूर रही थी। वह कुछ और कहती, इससे पहले मन्नत ने दूसरा थप्पड़ भी उसके गाल पर जड़ दिए। कियारा की आंखें हैरानी और अपमान से भर गई। उसके होंठ कांपने लगे, लेकिन इस बार बोलने की हिम्मत भी नहीं बची थी। मन्नत उसकी जलती आंखों में आंखें डालकर बोली, आइंदा अपनी जुबान संभाल कर बात करना। आज तो मैंने अपनी हद में रहकर तुम्हें थप्पड़ मारा है, अगली बार मैं अपनी हद भी भूल जाऊंगी। कियारा का गुस्सा हवा में तैर रहा था, लेकिन मन्नत के अंदर की आग उससे कहीं ज़्यादा तेज थी। कियारा के दोनों गाल सुर्ख थे। थप्पड़ की जलन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। मन्नत की आंखें सिकुड़ गई। कियारा धीरे से बोली, उफ, सच में सच बोलना गुनाह हो गया है। यह गुस्सा, यह मेरे प्रति नफरत मन्नू साबित करता है कि सच सुनने पर ऐसे ही बौखलाहट होती है। उसके शब्द उतने ही जहरीले थे जितनी उसकी मुस्कान। जब तुमने देखा कि वेद कभी मुझे छोड़कर तुम्हारे नहीं हो सकते, तो तुमने अपनी झूठी दर्द भरी कहानी सुनाकर वेद और पूरे परिवार से सहानुभूति ले ली। सबको लगता है कि सबने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है,
मॉम, डैड, भाई, यहाँ तक कि वेद, जिनके दिल तक पहुँचना किसी के लिए नामुमकिन था, जिन्हें किसी से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तुमसे फर्क पड़ने लगा है। सब तुम्हारे लिए दुखी और गिल्ट में डूबे हुए हैं। कियारा धीरे से आगे झुकी। उसकी आंखों में नफरत की परत साफ चमक रही थी। लेकिन देखो ना, तुमने सिर्फ वेद को ही माफ किया। आखिर क्यों? क्योंकि वेद तुम्हारे दूसरे सारे रिश्तों से ज़्यादा ज़रूरी है। और जब मैंने तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाई तो तुम्हें इतना गुस्सा आया कि तुमने अपने ही बड़ी बहन पर हाथ उठा दिया। उसने मन्नत की आंखों में घूरकर देखा। निहायती बेशरम हो चुकी हो तुम मन्नू। मन्नत के चेहरे पर एक ठंडी सन्नाटा फैल गई। ना कोई डर, ना पछतावा, सिर्फ गहरी चोट और उबलता हुआ गुस्सा। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ बेहद शांत थी, खतरनाक रूप से शांत। उसकी मुट्ठी और भी कस गई, लेकिन वह चुप रही। कियारा और उकसाते हुए बोली, हाँ चलो मान लिया कि जो तुम्हारे साथ हुआ बहुत बुरा था, लेकिन इससे तुम वेद की मोहब्बत के लायक बन जाती हो क्या? नहीं मन्नू, तुम लायक ही नहीं हो। वेद के ही नहीं, किसी भी लड़के की नहीं। उसने तिरस्कार से सिर से लेकर पांव तक मन्नत को देखा। तुम्हें तो 2 कदम चले बिना शर्म आनी चाहिए, लेकिन तुम यहाँ मेरे सामने खड़ी हो इतनी बेशर्मी से। फिर वो और आगे झुकी। उसकी आवाज़ रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। और सुनो, यदि तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ है तो अब तक चुप क्यों हो? जब तुम्हें सब पता है, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, उन साजिशों के पीछे कौन है, तो फिर अभी तक चुप क्यों हो मन्नू? कियारा की आवाज़ फैलते हुए जहर जैसी थी। जैसे ही मन्नत ने उसकी अब बात सुनी, उसके होठों पर एक हल्की, बहुत हल्की फीकी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन कहा, तो बात यह है कियारा, तुम मेरी चुप्पी की वजह जानना चाहती हो। तुम जानना चाहती हो कि मुझे तुम्हारा कितना सच मालूम है। मतलब तुम्हें डर है कि कहीं तुम्हारा सच सबके सामने ना आ जाए। यही डर देखना बाकी था। तुम्हारे मासूम चेहरे के पीछे जो नाकाम कोशिश कर रही हो ना, अपना डर छुपाने का, सच में देखकर मुझे अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। मन्नत ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें सीधे कियारा की आंखों में टिकी थी। फिर वह जोर से बोली, क्या जानना चाहती हो कि मुझे सच मालूम है या नहीं? तो सुनो, मुझे तुम्हारा सच मालूम है कियारा। वही सच जो तुम्हें हर पल डर की तरह पीछा करता है, जो तुम्हारे दिल में साए की तरह घूम रहा है। कियारा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मन्नत एक कदम और करीब आई। हाँ, मुझे मालूम है कि तुमने क्या क्या किया है, क्या खेल खेले, किस तरह झूठ बोले, किस तरह हर किसी को मैनिपुलेट किया। मुझे सब पता है कियारा। कियारा की सांसें भारी होने लगी थी। उसके होठ हल्के खुले, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। मन्नत की आवाज़ अब बेहद शांत लेकिन बेहद खतरनाक थी। तुमने तो किसी रिश्ते का मान नहीं रखा। मैंने आज तक तुम जैसी घटिया लड़की अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। कियारा का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन उसने फिर खुद को संभालते हुए बोली, अच्छा, तुम्हें मेरा सच मालूम है तो अब तक चुप क्यों हो मन्नू? जाओ ना, जाकर सबको बताओ। उसने एक एक नाम को ऐसे उछाला जैसे हर नाम एक ताना था। जाओ, अपने वेद को बताओ, मॉम डैड को बताओ, कबीर भाई को बताओ, दादाजी को बताओ, अपने बेस्ट फ्रेंड को बताओ। चिल्ला चिल्लाकर सबको बताओ कि तुम्हारी ज़िंदगी नरक बनाने वाली मैं थी। फिर उसने ठहाके जैसा एक धीमा जहरीली हंसी हंसी। लेकिन सच्चाई क्या है पता है मनु? तुम्हारी बातों में कोई नहीं आने वाला है। तुम पर कोई यकीन नहीं करेगा जैसे पहले नहीं करते थे। तुम कुछ साबित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। कुछ नहीं, जीरो। वह उंगली उठाकर बोली, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है मन्नू। तुम कभी प्रूफ नहीं कर पाओगी कि आज तक जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, हर एक दर्द, हर एक हादसा, हर एक धोखा, सबकी जड़ मैं कियारा थी। वह पीछे हटकर मन्नू की आंखों में घूरती रही, जैसे अपनी जीत घोषित कर रही हो।
मन्नत ने कियारा की बातें सुनी और अचानक उसके होठों पर एक ठंडी चुभने वाली मुस्कान फैल गई। वही मुस्कान जो इंसान की रूह तक हिला दे। कियारा कुछ पल के लिए सच में सहम गई। उसकी सांस लड़खड़ा गई। मन्नत बेहद शांत लेकिन बर्फ जैसे स्वर में बोली, जानती हो कियारा, मुझे पहले से ही पता था कि तुम यही पूछोगी कि मैं अब तक तुम्हारा सच सभी के सामने क्यों नहीं लाई, और क्या मेरे पास कोई सबूत है भी या नहीं। तुम इतनी देर से मुझे उकसा रही हो ताकि तुम जान सको कि मैं चुप क्यों हूँ, मेरी चुप होने की वजह क्या है। तो सुनो। वो एक कदम और आगे बढ़ी। कियारा की आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। मेरे पास एक ऐसा सबूत है कि अगर उसे सबके सामने रख दूं तो तुम कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी, कभी नहीं। कियारा का सीना तेजी से उठने लगा। उसके माथे पर पसीना चमक उठा। मन्नत ने उसकी ओर झुककर मुस्कुराते हुए उसकी परेशानी का पसीना अपनी उंगली से छुआ। डर रही हो? अच्छी बात है, तुम्हें डरना चाहिए। तुम्हारी आंखों में डर मुझे बहुत पसंद आ रहा है। कियारा घबराकर एक कदम पीछे हटी, लेकिन मन्नत की आवाज़ ने उसे वहीं रोक लिया। तुम जानना चाहती हो कि मैं अब तक चुप क्यों हूँ? तो इसकी कई वजहें हैं। उसने उंगली उठाकर पहली बात समझाई। पहली वजह, तुम्हारा सच जैसे ही सामने आएगा तुम शेखावत मेंशन से धक्के मारकर बाहर फेंक दी जाओगी। तुम्हारे सभी राइट्स, तुम्हारे नाम, तुम्हारे शेखावत टैग सब खत्म हो जाएगा। और सच कहूँ, तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत भी नहीं है कि बाहर जाकर अपनी ज़िंदगी खुद जी सको, अपनी कोई पहचान बना सको। अब तक जो भी जीती आई हो साजिशों की वजह से, या फिर कबीर शेखावत और राजवीर शेखावत के नाम का इस्तेमाल करके। और हाँ, कैसे भूल सकती हूँ, वेदांश राठौर के मंगेतर बनकर तुमने बहुत फ़ायदा उठाया है। और सच कहूँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें वेदांश राठौर से मोहब्बत नहीं है। तुम तो सिर्फ उनके नाम का इस्तेमाल करना चाहती थी। तुम्हें बस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना था। अगर तुम्हें उनसे सच में मोहब्बत होती तो तुम कभी इतनी घिनौनी चालें नहीं चलती। कियारा के होठ कांपने लगे। उसका पूरा ढांचा टूट रहा था। मन्नत की आवाज़ अचानक धीमी हुई और उसकी आंखों में पुराने घावों का दर्द उतर आया। जानती हो कियारा, जब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने प्यार में अंधी हो गई हूँ, जब मुझे ये सच समझ में आया कि वेद मुझसे मोहब्बत नहीं करते, वो तुमसे प्यार करते हैं, तो मैंने तय कर लिया था कि मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी। और मैं चली भी गई। कैसे भी गई वो अलग बात है, लेकिन जब मैं वापस लौटी तब मैंने पहली बार वेद की आंखों में सिर्फ अपने लिए मोहब्बत देखी। फिर भी मैं उस मोहब्बत में खुद को फंसाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं सच में सब कुछ से टूट चुकी थी। लेकिन आज मुझे पूरा यकीन हो गया है, तुम वेद को डिजर्व नहीं करती हो। ना तुम उन्हें प्यार करती हो, ना वो तुमसे मोहब्बत करते हैं। इसलिए अब मुझे कोई भी अफसोस नहीं है। दूसरी वजह, वह रुकी। तुम्हारा सच ना बताने की ये एक और वजह है। जानती हो बाहर की दुनिया कितनी बेरहम है, खासकर लड़कियों के लिए। तुम चाहे कितनी भी गिरी हुई क्यों ना हो, कितनी भी गंदी चालें क्यों ना चली हो, मैं नहीं चाहती कि तुम बाहर जाकर किसी गलत हाथ में पड़ो या तुम्हारे साथ वही सब हो जो मैंने झेला है। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि मैंने क्या कुछ नहीं झेला है। और अफसोस की बात है कि मेरे साथ आज तक जो कुछ भी हुआ उसकी वजह तुम रही हो, मेरी खुद की बहन। मन्नत कड़वी हंसी हंसते हुए बोली, मैं अब तक चुप क्यों हूँ, वजह तुम जान चुकी हो, लेकिन तुम इससे अन्यथा मत लेना। इसका वो बहन वाला रिश्ता से कोई लेना देना नहीं है। वह रिश्ता तो मैंने बहुत पहले ही ख़त्म कर दिया था। ये सिर्फ एक लड़की होने का दर्द है जो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। उसने सीधा कियारा की आंखों में देखते हुए कहा, और तीसरी और सबसे खास वजह, तुम्हारा सच बताने का अभी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, क्योंकि जो मज़ा तुम्हें ऐसे डरते हुए देखने में आ रहा है वो किसी और चीज़ में नहीं। मन्नत ठंडी मुस्कान के साथ बोली, इसलिए मैं तुम्हारा सच अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम यूं ही हर पल इस डर में जियो
वह पलटी और बिना एक शब्द और बोले मोड़ पर गायब हो गई। कियारा वहीं खड़ी रह गई। उसकी टांगें कांप रही थी, जैसे पूरा शरीर उसका साथ छोड़ने लगा हो। मन्नत के कदमों की आहट दूर जाती हुई धुंधली पड़ती गई, लेकिन उसके शब्द, हर एक शब्द कियारा के कानों में हथौड़ों की तरह गूंजता रहा। एक ऐसा सबूत जिसे तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। कियारा ने घबराकर अपना गला छुआ। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी सांसें जकड़ ली हो। नहीं नहीं, पक्का मनु ब्लफ कर रही है। उसके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, उसने खुद से ही कहा। लेकिन उसके भीतर की आवाज़ चीख रही थी, अगर उसके पास सच में कुछ है तो। उसके माथे पर फिर पसीना आने लगा। उसी वक्त पीछे से किसी ने धीमे कदमों से पास आकर कहा, क्या हुआ कियारा? चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी ने भूत दिखा दिया हो? यह आवाज़ पंखुरी की थी। कियारा झटके से मुड़ी। चेहरा उतर चुका था, आंखें लाल थी और आवाज़ कांप रही थी। कुछ नहीं, बस हल्का सा चक्कर। पंखुरी ने उसे सिर से पैर तक देखा, फिर बाह पकड़कर बोली, चक्कर? या किसी की बात चुभ गई? कियारा ने होठ भींच लिए। पंखुरी की नज़रें एक पल के लिए अजीब ढंग से तेज हो गई, जैसे वह पूरे हालात को बिना कहे पढ़ चुकी हो। वैसे पंखुरी ने बहुत हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब सच कहीं अंदर धंसा हुआ हो तो डर ऐसे ही चेहरे पर दिखता है कियारा। कियारा का दिल बुरी तरह से धड़क उठा। तुम कहना क्या चाहती हो पंखुरी? पंखुरी आगे बढ़ गई, लेकिन जाते जाते बिना मुड़े बोली, कुछ नहीं, बस इतना कि मनु जितनी चुप दिखती है उतनी है नहीं। जिस दिन वो बोलेगी बहुत देर हो चुकी होगी। कियारा के पैरों से सचमुच जमीन खिसक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। मन्नत अब कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसके जाने से जो डर और दबाव हवा में छोड़ गया, वो कियारा को भीतर तक चिढ़ चुका था। वह दीवार के सहारे ढहकर बैठ गई, चेहरा हाथों में छुपा लिया। नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा। मन्नत को मेरे सच तक पहुंचने नहीं देना है, किसी भी कीमत पर। उसके होठों से टूटी आवाज़ निकली, किसी भी कीमत पर। उसकी आंखों में अब डर के साथ एक और चीज़ पैदा हो चुकी थी, पागलपन वाली जलन, कुछ भी कर गुजरने की आग। इधर मन्नत कार में बैठकर पंखुरी का इंतजार कर रही थी। उसका दिमाग अभी कियारा के चेहरे पर उभरे डर को याद कर रहा था। कुछ ही मिनटों में पंखुरी बाहर आई और हड़बड़ाते हुए कार में बैठ गई। आज उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी, जिसे देखते ही मन्नत भौवे उठाकर बोली, क्या बात है, तू क्यों इतनी चमक रही है? पंखुरी ने मन्नत के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और हंसते हुए बोली, क्योंकि आज तूने कमाल कर दिया मेरी जान। मैं अभी कियारा को देख कर आ रही हूँ। डर से वो थरथरा रही है। सच कहूँ, आज तूने उसे जवाब दिए ना, मज़ा आ गया। काश ये काम तू पहले करती तो। कहते कहते पंखुरी चुप हो गई। मन्नत ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी बात काटी, अब चल, वरना दादू पूछेंगे कि हम कहाँ रह गए। दोनों फ्लैट के अंदर पहुंची। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, पंखुरी फिर से वही सवाल लेकर उसके पीछे आ गई, लेकिन मन्नू, एक बात मुझे अब तक समझ में नहीं आ रही है। मन्नत अपना लगेज पैक करने लगी। उसने बिना ऊपर देखे पूछी, कौन सी बात? पंखुरी ने गहरी सांस ली और बोली, तेरे पास सबूत है ना? उस दिन गिफ्ट सेंटर में अमृता ने जो तुझे दिया था, वही सबूत? तू उसी की बात कर रही थी ना? तो फिर कियारा का पर्दाफाश क्यों नहीं कर देती? सबको पता क्यों नहीं चलने देती कि उसने क्या किया है? मुझे पक्का यकीन है कि वह वही है जिसने डार्क साइट पर तेरी फोटो अपलोड की होगी। उसे उसके हर गुनाहों की सज़ा मिलनी चाहिए, हर गलती की, हर अपराध की। बता मनु, देख, जो जवाब तूने कियारा को दिया है ना, वो जवाब मुझे मत सुनाना, क्योंकि मैं तेरी चुप्पी की असली वजह जानना चाहती हूँ। मन्नत का हाथ लगेज की चेन पर ही रुक गया। कुछ पल वह बिना हिले खड़ी रही। वहीं दूसरी ओर कई दिनों बाद वेदांश राठौड़ मेंशन पहुंचा। जैसे ही उसकी कार मेंशन की बाहर रुकी, नूतन जी दौड़ती हुई दरवाजे तक आई। वह कई दिनों से वेदांश से बात करने के लिए बेचैन थी। फ़ोन कई बार किया, लेकिन वेदांश किसी न किसी वजह से फ़ोन उनका नहीं उठा पा रहा था। जैसे वह कार से उतरा,
नूतन जी की आंखें भर आई। वह जल्दी से गई और उसके सामने रुक गई। वेदांश के चेहरे पर भी गिल्ट साफ था। वह अपनी मॉम से नाराज जरूर था, लेकिन अब उनका आंसू देखकर उसके दिल को बहुत ही बुरा फील हो रहा था। वेदांश ने प्यार से कहा, मॉम प्लीज़ आप रोइए मत। आई एम सॉरी, मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाया। रियली वेरी वेरी सॉरी मॉम। नूतन जी उसे गले लगा ली, एक लंबी सांस ली और बड़े प्यार से बोली, हम आपसे नाराज़ नहीं हैं वेद। भले आप मुझसे कुछ दिनों से दूरी बनाए रहे हो, हम जानते हैं आप बहुत बिजी थे, लेकिन आपको हमारी याद आई और यही हमारी खुशी है। वेदांश ने भी उन्हें गले से लगा लिया। आप हमेशा मुझे याद आती थी मॉम। आपकी जगह मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता है, लेकिन फ़िलहाल मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आप कुछ बनाकर खिलाएंगी? नूतन जी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। दोनों जैसे ही मेंशन के अंदर पहुँचे, सहानी जल्दी से आई और बोली, भाई। वेदांश के चेहरे पर मुस्कान अचानक फीकी पड़ गई। वो सहानी के गालों को प्यार से छूते हुए बोला, कैसी हो बच्चा, सब ठीक? कॉलेज कैसा चल रहा है? सहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया भाई, लेकिन हम आपको बहुत मिस कर रहे थे। उसकी आंखें भर आई थी, कितनी भी ना समझी या शरारत भरी हो। सच यह था कि सहानी अपने भाई से बेहद प्यार करती थी। वेदांश ने उसकी आंखों में नमी देखी और धीरे से कहा, मैं जानता हूँ आपने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, लेकिन मुझे तसल्ली है कि आप उन गलतियों पर गिल्ट महसूस करती हैं और यही मेरे लिए काफ़ी है। फिर वह मुस्कुराते हुए बोला, चलिए आज हम सब साथ में भोजन करते हैं। धीरे धीरे सभी डाइनिंग टेबल की ओर बढ़े, सिवाय ओम जी के। आज वो वहाँ मौजूद नहीं थे। वेदांश ने आखिर पूछ ही लिया, नानू कहाँ हैं? सावित्री जी ने जवाब दिया, वह तो अपने स्टडी रूम में है बेटा, आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। आप खाना खा लीजिए, फिर जाकर उनसे मिलिएगा। कुछ दिनों से वो थोड़ा परेशान हैं, उन्हें भूख भी नहीं लग रही है। कहते हुए सावित्री जी चुप हो गई, लेकिन वेदांश समझ गया था कि आखिर ओम जी उससे क्या बात करना चाहते हैं। वहीं फ्लैट पर मन्नत का हाथ अभी भी लगेज के चेन पर ही रुका था। कुछ पल वह बिना हिले खड़ी रही, फिर बहुत धीरे से बोली, हर चीज़ की सज़ा सिर्फ सामने लाकर नहीं दी जाती है पंखू। कभी कभी चुप रहकर भी किसी को उसकी अपनी हरकतों से गिरते देखना सबसे बड़ी सज़ा होती है। पंखुड़ी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मतलब? मन्नत ने ठंडी सांस छोड़ते हुए धीरे से कहा, मतलब ये कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मैंने उस पेन ड्राइव को नष्ट कर दिया है। यह सुनते ही पंखुड़ी जैसे पत्थर बन गई। उसे लगा कि उसने कुछ गलत ही सुन लिया है, लेकिन अगले ही पल जैसे उसे एहसास हुआ कि अभी मन्नत ने क्या कहा, उसकी आंखें एकदम फैल गई। पंखुड़ी झटके से पूछी, क्या तू पागल है क्या? तूने ऐसा क्यों किया मन्नू? वो आगे बढ़कर मन्नत के कंधे पकड़ लेती है। कियारा के खिलाफ वो हमारे पास सबसे बड़ा सबूत था। हम उसे एक्सपोज कर सकते थे। उसके किए हर गुनाह का, सबका सबूत उसी में था, और तूने उसे जला दिया, एकदम खत्म। मन्नत ने आंखें बंद कर ली, जैसे पंखुड़ी की हर बात उसके दिल पर चोट कर रही हो। वो धीमे से बोली, हाँ मैंने उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। पंखुड़ी गुस्से में उसके सामने खड़ी थी। मन्नू, तूने ये क्या किया? तू जानती भी है कितना बड़ा नुकसान है। हमारे पास कुछ नहीं बचा अब। मन्नत ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने पलकें नीचे झुकाते हुए कहा, पेन ड्राइव का नष्ट होना बिल्कुल सही था पंखू, क्योंकि उसमें सिर्फ कियारा की हरकतें नहीं थी, कुछ ऐसी भी थी। अगर वह बातें परिवार के सामने आ जाती तो शेखावत परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाता, बहुत बदनामी होती। मन्नत की आवाज़ भारी हो गई। मुझे करना पड़ा। डार्क वेब पर मेरी तस्वीरें किसने डाली थी ये बात मुझे भी नहीं मालूम थी, लेकिन दिल के किसी कोने में हमेशा से एहसास था कि यह घिनौनी हरकत किसी अपने ने ही की है। जिस दिन अमृता ने मुझे वो पेन ड्राइव दिया था, मेरे मन में बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि मैं कियारा को बेनकाब करूं। उसका सच जानकर भी मेरे घर वाले अपनी आंखों में अगर मेरे लिए प्यार दिखाते तो भी वो प्यार झूठा होता।
बस इसी वजह से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन जिस दिन मुझे डार्क वेब वाली बात याद आई, मेरे पीछे पड़े उन लोगों की नज़रें, उनकी योजनाएं, सब दिमाग में घूम गया। तब मैंने वो पेन ड्राइव खोलकर देखना शुरू किया, इस उम्मीद से कि शायद मुझे वहाँ कुछ मिल जाए। और जानती है, उसमें हर वो चीज़ थी जो कियारा ने मेरे खिलाफ रची थी। चाहे कॉलेज के फैशन शो में खुद का ड्रेस फाड़कर इल्ज़ाम मुझ पर लगाना, स्विमिंग पूल में सहानी को धक्का देना और फिर मासूम बनकर नाटक करना, बास्केटबॉल चैंपियनशिप से पहले मेरे जूते को खराब करना, चाहे टीचर्स और स्टूडेंट्स के सामने मेरे लिए झूठी कहानियाँ बनाना। ऐसा बहुत कुछ था जो कियारा को एक्सपोज कर देता। हर बात का सबूत सब उसमें था। कियारा ने कितनी सफाई से सब कुछ प्लान किया था, यह देखकर भी मैं शांत थी। मन्नत की आंखों में हल्का सा डर उतर आया, लेकिन पंखू, उसमें एक और चीज़ थी जो किसी भी हाल में दुनिया के सामने नहीं आनी चाहिए थी। एक ऐसी सच्चाई जो अगर बाहर आ जाती तो सिर्फ कियारा नहीं, पूरा का पूरे परिवार का नाम मिट्टी में मिल जाता। पंखुड़ी धीरे से फुसफुसाई, कौन सी बात मन्नू? मन्नत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वही सच जिसे बचाने के लिए मुझे वो पेन ड्राइव नष्ट करनी पड़ी। मन्नत ने एक और गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दर्द और आवाज़ में बुझी हुई आग साफ दिखाई दे रही थी। पंखू, जानती हो डार्क वेब पर मेरी तस्वीरें किसने डाली थी? मेरी हर छोटी छोटी जानकारी किसने बाहर भेजी थी? पंखुड़ी की रगों में जैसे खून जम गया। उसने कांपती आवाज़ में कहा, ऑफ कोर्स। कियारा ने। मन्नत की आवाज़ टूटकर भी बेहद सख्त थी। नहीं पंखू, चाल कियारा की थी, लेकिन हरकतें क्रिस और बानी की थी। डार्क वेब पर मेरी तस्वीरें उन्हीं दोनों ने डाली थी। यह सुनते ही पंखुड़ी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी सांस गले में अटक गई। क्या? क्रिस और बानी? मनु, तू क्या कह रही है? वो तो बच्चे हैं, नाबालिग है, महज 15-16 साल या उससे भी छोटे। वो ऐसी घिनौनी हरकत! आई कांट बिलीव दिस। मेरा दिमाग घूम रहा है। मन्नत ने आंखें बंद कर ली, जैसे यह सच बोलकर खुद भी बिखर रही हो। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से बोला, हाँ पंखू, वही दोनों थे। बानी और क्रिस ने ही मेरी तस्वीरें, मेरी सारी जानकारी सब डार्क वेब पर डाला था। पंखुड़ी अभी भी सदमे में आगे बढ़ी। उसकी आंखें भर आई। लेकिन मनु, उन्हें यह सब करना आया कैसे? और उन्होंने तुझसे इतनी नफरत क्यों की? वो तो हमेशा तेरे साथ अच्छे थे। मन्नत ने एक कड़वी दर्द भरी हंसी हंसी, जो किसी टूट चुके इंसान की हंसी थी। वह बोली, अच्छे? पंखू, कोई इंसान अचानक इतनी नफरत नहीं पालता। उन्हें सिखाया गया, उन्हें भड़काया गया, उन्हें डराया गया और सबसे बड़ी बात, उन्हें इस्तेमाल किया गया। पंखुड़ी के चेहरे पर जैसे समझ उतर आई हो। तो ये सब कियारा की साजिश थी। मन्नत ने धीरे ठंडे स्वर में सिर हिलाया। हाँ, कियारा के कहने पर ही बानी और क्रिस ने वह घिनौना काम किया था। पंखुड़ी की आवाज़ हल्की कांपी। लेकिन मनु, बानी और क्रिस का उस पेन ड्राइव से क्या कनेक्शन था? और कियारा का उनसे क्या लेना देना? वह उनका इस्तेमाल कैसे कर सकती है? अब तक कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। साफ साफ बताओ ना। मन्नत ने गहरी सांस ली, वह सांस जिसमें दबी हुई तकलीफ, शर्म और सच का बोझ था। बानी और क्रिस को इंटरनेट या उससे रिलेटेड काफ़ी नॉलेज है। उनके लिए यह काम करना बहुत ही आसान था। और कियारा ने उन्हें ब्लैकमेल क्यों किया? यह बात मुझे उस पेन ड्राइव की वजह से ही पता चली। यह बात उस समय की है पंखू, जब बानी और क्रिस कॉलेज ट्रिप के नाम पर अपने दोस्तों के साथ क्लब पार्टी में गए थे, जो असल में रेव पार्टी थी। यह सुनते ही पंखुड़ी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। मन्नत आगे बोली, वहीं उस रेव पार्टी में उन दोनों ने पहली बार ड्रग्स लिया। नादानी थी, लेकिन बहुत बड़ी गलती। ड्रग्स लेने के बाद क्रिस ने क्लब में एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। शुक्र था कि उसके कुछ दोस्तों ने उसे रोक लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। पंखुड़ी के हाथ कांप गए। मन्नत आगे बोलती रही, और उस वक्त कियारा भी वहीं थी।
और उन्हें संभालने की बजाय उसने बानी और क्रिस की हर हरकत की वीडियो बना ली। पंखुड़ी की आंखें फैल गई, लेकिन कियारा वहाँ अकेली नहीं थी। हमेशा की तरह उसके साथ अमृता थी। अमृता जो हमेशा वह क्या करती चारों तरफ की वीडियो बनाती रहती, उसने भी कियारा को वीडियो बनाते हुए उसकी वीडियो बना ली। अब पंखुड़ी का माथा पसीने से भीग गया। मन्नत धीरे पर बेहद स्पष्ट स्वर में बोली। जब बानी और क्रिस को होश आया, उन्हें लगा कि अगर घर वालों को पता चला तो दादाजी उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। शायद उन्हें सुधार गृह भेज दिया जाए, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। और यही डर कियारा ने इस्तेमाल किया। कियारा को एक मौका चाहिए था, मुझे किसी तरह वेद से हमेशा के लिए अलग कर देना, और उसे यही मौका मिला था। उसने उनको डराकर कहा कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो वह सारी वीडियो घर में दिखा देगी। मन्नत ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज़ बिल्कुल थकी हुई थी। पंखु, कियारा यही नहीं रुकी। उसने उन दोनों को उस वीडियो को वायरल करने की भी धमकी दी थी। सोच, अगर वह वीडियो वायरल हो जाता तो शेखावत खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाता। उसी डर में आकर उन्होंने वही किया जो कियारा ने कहा। मेरी तस्वीरें, मेरी जानकारी सब डार्क वेब पर डाल दी। कमरे में कुछ सेकेंड की खामोशी थी। पंखुड़ी की आंखें डर से बड़ी हो गई। वह धीरे से बोली, दादाजी? मन्नत ने सिर हिला दिया। हाँ, दादाजी। बात यहाँ दादाजी की थी पंखु। वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। तू जानती है इज्जत के मामले में वो कितने सख्त हैं। एक गलती पूरी उम्र की सजा बन सकती थी। वह रुकती है। पंखुड़ी की सांस अटक चुकी थी। मन्नत आगे बोली, बच्चों ने गलती की, नादानी में की, लेकिन जिस गलती से खानदान की इज्जत दांव पर लगती है वह गलती कभी माफ़ नहीं होती। पंखुड़ी के गला सूख गया। वह फुसफुसाई, इसलिए तू चुप है? मन्नत ने आंखें बंद की। हाँ, इसलिए मैंने वो पेन ड्राइव कभी घर वालों को दिखानी नहीं चाहिए। कियारा का सच सामने लाती तो क्रिस और बानी का सच भी बाहर आ जाता। उनकी ज़िंदगी वहीं खत्म हो जाती। कुछ क्षण की खामोशी और मन्नत ने कहा, इसलिए मैंने उस पेन ड्राइव को नष्ट कर दी। पंखुड़ी ने गहरी सांस लेकर उसे देखा, फिर हल्की सी मुस्कान आई। तूने बिल्कुल सही किया मन्नू, लेकिन मुझे सच में सोचकर भी नफरत होती है उस कियारा से। कितनी गिरी हुई है। अपने फ़ायदे के लिए उसने उन्हें भी नहीं छोड़ा। मन्नत बोली, इंसान नफरत और जलन में किसी भी हद तक जा सकता है पंखु। कियारा को बचपन से ही सभी के अटेंशन की भूख थी और उसे मेरी वजह से वो अट्रैक्शन नहीं मिल पाती, इसलिए उसने हमेशा मेरे खिलाफ साजिशें बुनी। पंखुड़ी ने पूछा, लेकिन अब उसका सच कैसे सामने आएगा? मन्नत की आंखों में एक रहस्यमय चमक उतर आई। सच बाहर लाने के लिए सबूत जरूरी नहीं होता है पंखु। कभी कभी डर ही किसी को सच बोलने पर मजबूर कर देता है। वो धीमे से मुस्कुराई। कियारा अपनी ही हरकतों से डरेगी। उस डर में धीरे धीरे वह टूटेगी और एक दिन खुद ही अपना सच सभी को बोल देगी। अब वो मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूँ। तुम हो, दादू हो मेरे साथ। और वो अचानक चुप हो गई। पंखुड़ी तुरंत शरारत से मुस्कुराई। और मिस्टर राठौर भी तो है ना? मन्नत की पलकें झुक गई, गाल हल्के गुलाबी हो गए। चल प्लीज़ मेरी पैकिंग करा दे, हमें देर हो जाएगी। दोनों हंस पड़ी, लेकिन पंखुड़ी ने मन ही मन सोचा, मन्नू तू चाहे मिस्टर राठौर से कितनी भी दूर भाग, पर मैंने उनकी आंखों में तेरे लिए पागलपन, जुनून और सच्ची मोहब्बत देखी है। एक दिन तुझे भी एहसास होगा कि इस दुनिया में तुझे सबसे ज़्यादा प्यार सिर्फ एक ही इंसान करता है, और वो है तुम्हारे मिस्टर राठौर। इधर स्टडी रूम। ओम जी अपनी बड़ी सी कुर्सी पर बैठे थे। कमरे में वही पुरानी लकड़ी की खुशबू और भारी खामोशी पसरी हुई थी। वेदांश चुपचाप उनके सामने बैठा था। उसके दिल की धड़कनें तक सुनाई दे रही थी। कुछ देर तक दोनों के बीच कोई आवाज़ नहीं हुई। फिर ओम जी धीरे धीरे खड़े हुए। उनकी उम्र से भरी चाल, लेकिन आंखों में एक कड़वा तूफान। वह कमरे की खिड़की के पास जाकर रुके।
वो धीमे मगर टूटे स्वर में बोले, आपने आपने मुझे पूरा सच क्यों नहीं बताया वेद? मुझे संध्या से पता चला कि उनका एक और बेटा है। वह मुरे। उनकी आंखों में सवाल नहीं, जल रहा दुख था, यानी आपका भाई। वेदांश के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। ओम जी की आवाज़ भारी हो गई। उन्हें ढूंढने के लिए वो मुंबई आई है। एक पल की खामोशी पसरी, इतनी गहरी कि दोनों को खुद की धड़कनें सुनाई देने लगी। फिर ओम जी ने सीधा पूछा। उनके शब्द कमरे में गूंज उठे, वेद, आयुष वह लड़का कहाँ है? वेदांश ने गहरी सांस खींची। मैं जानता था कि उनका एक और बेटा है आयुष, जो मेरा भाई है, लेकिन आप बेफिक्र रहे, वह मेरी निगरानी में है, बिल्कुल सुरक्षित। उसने एक पल रुककर ओम जी की ओर देखा, चेहरा गंभीर, आंखों में सच का वजन। मैंने आपको पूरा सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता था कि आप खुद उनसे मिलें, उनकी तकलीफ महसूस करें। इन वर्षों की दूरी, वह नफरत, वह गलतफहमियाँ सब तब खत्म होगी जब आपकी बेटी खुद आपके सामने खड़ी होकर अपना दर्द बताएगी। ओम जी के चेहरे पर झटके और बेचैनी का मिश्रण उभरा। वेदांश और गहरी आवाज़ में बोला, मैंने आपको रोकने की कोशिश नहीं की, बस वक्त सही नहीं था। उन्हें भी और आपको भी समय चाहिए था, इसलिए सच छुपाया, ना कि मैं आपको हर्ट करना चाहता था। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मैंने आपको साफ साफ कहा था, आपको उन्हें अपने साथ लेकर आने को। उन्हें यहाँ आना चाहिए था, राठौर मेंशन में, यही उनका घर है। ओम जी ने गहरी सांस लेकर निगाहें झुका ली। उनका चेहरा चिंता और बेबसी से भरा था। धीरे लेकिन बेहद गंभीर स्वर में बोले, वो यहाँ आना नहीं चाहती है वेद। इस वक्त उनका एक ही चाहत है, आयुष को ढूंढना। वेदांश के चेहरे पर सदमे की झलक उभरी, और वह राठौर मेंशन वापस लौटने की हालत में नहीं है। आप समझिए, वह अपने डर, अपने जख्म, अपने फैसले सबसे लड़ रही हैं। ओम जी धीरे से आगे बढ़े, आवाज़ में कंपन था, वेद, उन्हें आयुष से मिला दीजिए। उन्हें उनकी दुनिया वापस चाहिए। बस यही एक चीज़ है जो उन्हें जिंदा रखे हुए है। यह सुनकर वेदांश के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आई। फिर वह भारी आवाज़ में बोला, अभी फ़िलहाल नहीं नानू, अभी वह दोनों एक दूसरे से दूर रहे, यही बेहतर है। मुझे लगता है यही ठीक होगा। उसकी टोन में हल्की सी थकान और सख्ती दोनों थी। वेदांश ने आगे देखा और धीमे से कहा, थैंक यू, आपने मेरी बात मानकर उनसे मिलने गए, इसके लिए शुक्रिया। वह इतना कहकर स्टडी रूम से बाहर निकलने ही वाला था, किंग, ओम जी की सख्त धारदार आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। उस एक शब्द में इतना वजन था कि वेदांश के कदम ठिठक गए। वो धीरे से मुड़ा, चेहरे पर हल्की सी हैरानी थी। वेदांश की आवाज़ हल्की काँपी, क्या कहा आपने नानू? लेकिन ओम जी का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे उनके लिए ये कोई बड़ी बात ही नहीं हो। उन्होंने उसी शांत पर खतरनाक ठंडे स्वर में कहा, वही जो आपने सुना है किंग। फिर उनकी आंखें वेदांश पर टिकी और उनकी आवाज़ अचानक भारी पड़ गई, वेद, आपने तो हमें ही बेवकूफ़ बना दिया। जिस दुनिया से हम आपको दूर रखना चाहते थे, आप उसी दुनिया का हिस्सा बन गए। एक पल रुके, फिर जैसे किसी कड़वे सच को इशारा करते हुए बोले, हिस्सा ही नहीं, उस दुनिया के किंग बन गए हैं आप। और सबसे बड़ी बात, आपने हम सब से इतना बड़ा सच छुपा भी लिया। वेदांश के चेहरे पर हैरानी साफ थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ओम जी किंग वाली बात जान चुके हैं। वेदांश की आवाज़ दब गई, आपको कैसे पता चला कि मैं किंग हूँ? ओम जी ने एक लंबी भारी ठंडी सांस ली। उनकी आंखों में गुस्सा कम, दर्द ज़्यादा था। मायने यह नहीं रखता कि हमें कैसे मालूम हुआ, मुझे बस यह कड़वा सच चुभ रहा है कि क्यों। उनकी आवाज़ टूटती हुई लेकिन सख्त थी, आखिर क्यों चुनी आपने वो दुनिया जिसे हम आपको हर हाल में दूर रखना चाहते थे? वेदांश ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, किंग बनना मैंने नहीं चुना था, मुझे नहीं चाहिए थी वह दुनिया, मेरी किस्मत ने मुझे चुना है।
उस दुनिया के लिए। उसकी आवाज़ ठंडी थी पर भीतर बहुत कुछ टूट रहा था। ओम जी उसके जवाब पर हल्की व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोले, किस्मत? आप किस्मत की बात कर रहे हैं वेद, जिसे आप मानते ही नहीं, जिसे आपने हमेशा ठुकराया। खैर, रास्ता हम चुने या किस्मत चुन ले, अगर वह रास्ता गुनाहों की दुनिया की तरफ जाता है तो वह रास्ता हमेशा हमेशा खतरनाक ही होता है। वेदांश चुप रहा। ओम जी की आंखों में गुस्सा नहीं ठेस थी। वह बोले, सच कहूँ तो शक तो हमें बहुत पहले से ही हो चुका था, लेकिन यकीन करना मुश्किल था वेद। वह कुछ क्षण रुके, जैसे शब्द चुन रहे हो। आपको सब मालूम था, अपने पिता अधिराज राठौर का सच, उनका अंजाम, उनकी मौत का कारण सब जानते थे आप। फिर भी आपने वही रास्ता चुना, उसी अंधेरी दुनिया का, उसी खूनी विरासत का। और फिर ओम जी ने हल्की टूटती हुई मुस्कान दी। आखिर खून ने अपना रंग दिखा ही दिया। कमरे में सन्नाटा जम गया था। वेदांश की मुठिया भीज गई। किस्मत, खून, अतीत, उनके हर शब्द पर जैसे आग लग रही थी। ओम जी की आवाज़ इस बार और भी भारी और कहीं कहीं कांपती हुई थी। वेद, एक बार मेरी बेटी संध्या ने हमारे खिलाफ जाकर उस माफिया किंग अधिराज राठौर से शादी की थी, और आज आपने भी वही विरासत चुन ली है जिससे हमें सख्त नफरत है। आज हमारे सामने आप नहीं, अधिराज राठौर खड़ा दिखाई दे रहा है। वेदांश की उंगलियां कसकर मुट्ठी में बंध गई। हर शब्द उसके दिल के अंदर नुकीले तीर की तरह चुभ रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा चमका, लेकिन वह खुद को काबू में रखा। फिर वो धीरे लेकिन सख्त आवाज में बोला, जानता हूँ आप मेरे पिता को पसंद नहीं करते थे। नफरत की वजह भी जानता हूँ। इसी वजह से मैंने आपको कभी सच नहीं बताया। लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर इंसान गुनाहों का देवता ही निकले। माफिया वर्ल्ड का किंग बनकर भी एक इंसान अच्छा काम कर सकता है। यह सुनते ही ओम जी की होठों पर तीखी व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी और वह बोले, काजल की कोठरी से निकल कोई कहे कि उसके शरीर पर काजल की एक बूंद भी नहीं लगी है तो यकीन करना मुश्किल होता है वेद। वह कुछ पल रुके, फिर उनकी आवाज़ और भी भारी हो गई। खैर, मुझे यह बताइए, और कितने सच छुपाए हैं आपने? कितना कुछ दफना रखा है आपने हम सब से? आपने तो अपनी माँ को भी धोखा दिया है। संध्या को भी नहीं पता कि आप उनके बेटे हैं। क्यों आखिर क्यों दफनाया यह सच? कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई। वेदांश बहुत धीरे से उठा, दोनों हाथ पॉकेट में डाले, चेहरा ठंडा और नजरें उस आदमी पर टिकाए जिसने उसकी परवरिश की थी। मैंने कोई सच दफनाया नहीं है नानो। मुझे यह सच मेरे 18वें जन्मदिन पर पता चला कि मैं कौन हूँ, मेरे पिता कौन है, और ये भी कि मुझे जन्म नूतन मॉम ने दिया था, पर मेरी रगों में अधिराज राठौर और संध्या राठौर का ही खून बहता है। उसने हल्की सांस ली, आवाज़ शांत लेकिन गहरी थी। तब मुझे यह नहीं पता था कि संध्या राठौर मेरी माँ जिंदा है, और ना ही ये कि मेरा एक भाई है आयुष। लेकिन धीरे धीरे एक एक कर मेरे सामने हर परत खुलती चली गई। कुछ राज धक्के देकर सामने आए और कुछ मैंने खुद ढूंढे। कमरे में खामोशी फैल गई। ओम जी की सांसें अनियमित हो गई। मैं चाहता था सच बता दूं उन्हें कि मैं वही बेटा हूँ जिसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, जिसे खोकर वो खुद भी खो गई। उसकी पलकों पर नमी तैर गई, एकदम हल्की पर साफ। लेकिन नहीं, कुछ सच समय के बिना नहीं बोले जाते। कुछ सच वक्त के इंतज़ार में ही जीते हैं। इसलिए मैंने भी इंतज़ार चुना, क्योंकि जब सच सामने आए तो वह किसी को तोड़े नहीं, जोड़ दे। वो सीधा ओम जी की आंखों में देख रहा था, और यही वजह है कि मैंने कुछ नहीं कहा, ना किसी से झूठ बोला, ना कोई सच दफनाया। बस सही समय का इंतज़ार कर रहा हूँ। ओम जी ने गहरी सांस ली और वेदांश की पीठ की तरफ देखते हुए बोले, यह सच एक दिन सामने आ ही जाएगा वेद, और जिस दिन संध्या राठौर मेंशन आएंगी उस दिन सब जान जाएंगी। लेकिन मैं कुछ और पूछना चाहता था आपसे।
ओम जी अब बिल्कुल सीधे खड़े हो गए, आंखों में सवाल, चेहरे पर दर्द। जब आपको इतना कुछ पता है तो यह भी पता होगा कि आपके पिता अधिराज राठौर के साथ क्या हुआ था और उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे का दुश्मन कौन है। कमरे की हवा जैसे भारी हो गई। वेदांश धीरे धीरे मुड़ा, नीची आवाज़ लेकिन धारदार। कुछ बातें किंग तक रहे तो ही बेहतर है नानू। हर सच, हर बात किंग नहीं बताया करता। कुछ बातें वक्त बताता है और कुछ वक्त आने पर ही समझ आती है। वह ओम जी के बिल्कुल पास आकर रुका, आंखों में तीखापन, चेहरे पर ठंडा आत्मविश्वास। जहाँ तक बात है मिसेस संध्या राठौर की, यदि वह मेंशन आती है और सच सामने आता है तब देख लेंगे कि क्या होना है, लेकिन अभी नहीं। उसने घड़ी की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, और अब फिलहाल हम बहुत लेट हो रहे हैं शेखावत मेंशन के लिए। आज का दिन बहुत बड़ा है। मिस मन्नत शेखावत मेंशन लौट रही है और उनके आने की खुशी में उनकी वेलकम पार्टी रखी गई है। आवाज़ में एक अजीब सी खुशी थी या शायद छुपी बेचैनी, जिसे ओम जी समझ तो रहे थे पर पकड़ नहीं पा रहे थे। वेदांश बिना कुछ कहे स्टडी रूम से बाहर निकल गया। ओम जी वहीं खड़े रह गए, आंखों में हजारों सवाल। वह अपने मन में बोले, मेरे सवालों का जवाब सिर्फ एक इंसान दे सकता था, वो थे वेदांश राठौर। लेकिन अफसोस, वह हर बात का जवाब कभी नहीं देते हैं और यही बात सबसे ज़्यादा डराती है। ओम जी की निगाहें दरवाजे पर टिक गई। इतना कुछ छुपाए खड़ा हुआ लड़का सिर्फ उनका पोता नहीं, एक रहस्य था। एक ऐसा रहस्य जो अब धीरे धीरे सब पर भारी पड़ने वाला था। क्या होगा कहानी में आगे? क्या होगा जब मन्नत लौटेगी शेखावत मेंशन? अब कैसे करेगी वो कियारा का पर्दाफाश? और क्या वेदांश मन्नत से करेगा अपने मोहब्बत का इजहार, जिसके लिए वो कर रहा है बेसब्री से इंतज़ार? यह हम सब जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।